If the death strikes before I prove my blood, I swear I'll kill my death. अगर मेरे फर्ज के रास्ते में मौत भी आती है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। ये पंक्तियां मिली थी एक 24 साल के भारतीय जाबाज की डायरी में, जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। भले ही इन पन्नों पर स्याही से लिखे ये शब्द वक्त ने मिटा दिए हों, पर इसके बावजूद इस वीर की अमर गाथा, इस वीर की वीरता भारत के स्वर्णिम इतिहास में लिखी जा चुकी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त वासुराज हुन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम कैप्टन मनोज पांडे के जीवन को खंगालेंगे और देखेंगे कौन थे कैप्टन मनोज पांडे। कारगिल वॉर, क्या हुआ कारगिल वॉर? कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो पाकिस्तानी गालों पर एक ऐसा बड़ा तमाचा था जिसकी उनको बहुत बहुत जरूरत थी। और इस कारगिल वॉर में पाकिस्तान ने चाहे हमारे पीठ में खंजर क्यों ना खोपा हो, पर मार हमने ही उनको दी थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि पहल मैं करता नहीं, धूल मैं छोड़ता नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अब जानेंगे कि मनोज पांडे कौन थे। मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ और उनके पिता का नाम गोपीचंद्र पांडे था और मां का मोहिनी पांडे। लखनऊ सैनिक स्कूल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली और बाद में मनोज पांडे जी ने पुणे के पास स्थित एक राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी में वहां पर प्रशिक्षण लिया और 1/11 गोरखा में अधिकारी के पोस्ट पर आसीन हुए। फिर उनकी पहली जो पोस्टिंग थी वो सियाचिन में हुई। मनोज पांडे की पहली तैनाती कश्मीर में हुई थी, जो सियाचिन के आसपास उनकी सियाचिन पर ही उनकी पोस्टिंग हुई थी। जब कारगिल का युद्ध छिड़ा तो वे सियाचिन से लौट रहे थे। वे उस समय पर सियाचिन में थे। सियाचिन एक ऐसी दुर्गम पहाड़ियों वाला क्षेत्र है जिस पर -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि इतने टेम्परेचर पर हड्डियां टूट जाती हैं, आप वहां पर सांस नहीं ले सकते, इतना बड़ा एल्टीट्यूड है। जीवन वहां पर बहुत ही कठिन है। एक साधारण आदमी वहां पर ऐसे जा नहीं सकता। तो ये लोग कौन हैं जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए उन दुर्गम पहाड़ियों पर तैनात खड़े हैं? ये लोग कौन हैं जो बर्फ में हमारे लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, पर सामने वाले दुश्मन को भारत मां के ऊपर पैर रखने की अनुमति नहीं देते? ये भारत के वीर हैं, भारत मां के सच्चे सपूत हैं। मनोज पांडे उस समय पर कारगिल के युद्ध पर जब छिड़ा था कारगिल का युद्ध, वो अपनी पोस्टिंग से सियाचिन की लौट रहे थे। पर कारगिल की भी पहाड़ियां बहुत ऊंची थी, जिन पर केवल और केवल 1/11 गोरखा ही बेस्ट थी। इसलिए इस मिशन की जो लीड दिया गया वो कैप्टन ललित राय को दिया गया। फिर बाद में जाकर इसको अच्छे से अपने हाथों में मजबूत पकड़ कैप्टन मनोज पांडे ने बनाई, जिन्होंने जुब्बार, कुक्करथान
और खालूबार में भारत का झंडा फहरा दिया, तिरंगा फहरा दिया। युद्ध में उन्होंने खालूबार की चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। इस पूरे मिशन का नेतृत्व कर्नल ललित राय कर रहे थे। कर्नल ललित राय बताते हैं कि खालूबार टॉप रणनीतिक नजरिए से बहुत अहम था। खालूबार एक ऐसा पॉइंट था जिससे तोलोलिंग को सपोर्ट मिलती थी, और तोलोलिंग एक ऐसी पहाड़ी थी जिससे जो ये पाकिस्तानी पिल्ले ये हमारे नेशनल हाईवे वन पर अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए थे। पाकिस्तानी चाहते थे कि इस नेशनल हाईवे वन को उड़ा दें तो लद्दाख और कश्मीर की कनेक्टिविटी टूट जाएगी, और उधर से सियाचिन पाकिस्तान में जाएगा और कश्मीर में तो चल ही रहा है। तो उनका पूरा फुलटेक प्लान था जिसमें परवेज मुशर्रफ पूरी तरीके से तैयार थे। पर भारत ने भी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। हमने कई सारे युद्ध देखे हैं जिसमें करगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें हर भारतीय, हर एक बच्चा ऐसे हो गया था कि मुझको युद्ध में जाना है, मुझको युद्ध में जाना है, मेरे को युद्ध में जाना है। कर्नल ललित राय ने जब ये बताया कि खालूबार पोस्ट इतनी अहम है, और हमारे मनोज पांडे जी बड़े ही मतलब जो जिम्मेदारी लेने वाला, एक होता है कि जिम्मेदारी देते हैं, एक होता है कि जिम्मेदारी लेते हैं, तो मनोज पांडे जी जिम्मेदारी लेते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। खालूबार चोटी पर हमले के लिए गोरखा राइफल की 2 कंपनियां चुनी गई। कर्नल राय भी इन टुकड़ियों के साथ थे जिसमें पांडे भी शामिल थे। थोड़े ऊपर चढ़ने पर चोटी पाकिस्तानियों की थी, बंकर थे वहां पर पाकिस्तानियों के, जिधर से वो गोलीबारी कर रहे थे। उस समय करीब 60 से लेकर 70 तक मशीन गन्स थी। 60 से लेकर 70 तक मशीन गन्स थी, और 100 से ज्यादा पाकिस्तानी पिल्ले, पाकिस्तानी सुअर। आप देखिए कि आपको अगर 2, 3, 4 लोग घेर लें तो आप पैनिक कर जाओगे। आपको कुछ लोग घेर लें, आप पैनिक कर जाओगे। पर वो, उनके पास आर्टिलरी थी और उनके पास मशीन गन्स थी, लाइट गन थी, पूरा एमिनेशन था। और एक जो उनके लिए सबसे, पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे अहम बात थी वो थी कि वो पीक पर बैठे थे, जहां पर रेशो रहता है 1/10। हमारा एक मरता उनका एक मरता हमारे 10। तो बहुत ही दुर्गम पहाड़ियां थी और जिसपे पाकिस्तानियों ने पूरी पकड़ बना ली थी। उधर से वो गोलियों के साथ साथ गोले भी तान रहे थे हमारे सैनिकों पर, जिसमें पहाड़ी पर चढ़ना बिल्कुल मौत के साथ खेलने के समान था। ऊपर से बहुत ही ज्यादा घातक गोलीबारी के बीच कर्नल राय द्विधा में थे। ऐसे हालात में ऊपर यूं ही चढ़ते रहना जान के साथ खेलने के बराबर था। ऐसे में कर्नल राय के पास सबसे नजदीक कैप्टन मनोज पांडे थे। कर्नल राय भी समझते थे अगर किसी को मैं मैं मिशन सौंप सकता हूं, किसी को ये ड्यूटी दे सकता हूं, वो है कैप्टन मनोज पांडे। मैंने भी बताया कि अगर मेरे फर्ज के बीच मौत आ जाती है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को मार दूंगा। ये कैप्टन मनोज पांडे के शब्द थे। उन्होंने कैप्टन मनोज पांडे से कहा कि तुम कुछ पलटन लेकर जाओ, कुछ सैनिक लेकर जाओ, और जो खालूबार की पोस्ट थी वहां पर जाकर उसको कैप्चर करो, जिससे हम पीछे आकर तुमको रिफोर्समेंट देंगे। कैप्टन मनोज पांडे को पता था कि उधर 4, ये इंफॉर्मेशन थी कि 4 बंकर हैं। पर कैप्टन मनोज पांडे बिना देरी करते हुए जब ऊपर चढ़े तो ठंडी रात में ऊपर चढ़ते समय उन्होंने बेस कैंप पर जब
अलर्ट दिया कि उधर 4 नहीं 6 बंकर हैं, जिसमें से 2 बंकर ज्यादा दूर नहीं थे, कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर थे। उन्होंने हवलदार दीवानों को भेजा जिन्होंने दोनों बंकर को नष्ट करने का जिनके पास टास्क था, पर दुश्मन का वो बंकर तो जो हवलदार दीवाना थे उन्होंने खत्म कर दिया, पर फिर वापस लौटकर हवलदार दीवाना नहीं आ पाए, वो वहीं पर सो गए हमेशा के लिए। बाकी बंकरों के लिए मनोज रेंगते हुए अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। मनोज ने बंकर तक पहुंचकर उनके लूफलो में ग्रेनेड डाल दिया, वहां पर डाला जहां पर उनके एमिनिशन रखे रहते हैं। वहां पर मनोज पांडे जी ने बम ग्रेनेड फेंक दिए, जिसमें से 3 बंकर तो स्टार्टिंग में ही फट गए, वो बिल्कुल सही गिरे थे, पर चौथे बंकर पर सही तरीके से ग्रेनेड जा नहीं पाया, पूरी तरीके से फटा नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगा। और इसी बीच मनोज पांडे जी के सीने में 4-5 गोलियां उतर गई और कुछ गोलियां उनके सिर में भी लगी, पर वो तो शेर थे, वो तो चलते फिरते एक सिंह थे, चलते फिरते एक वीरता का पर्यायवाची अगर हम कहेंगे तो वो मनोज पांडे। उन्होंने एक और अपना ग्रेनेड लिया और फेंक दिया और चौथा बंकर भी फट गया। बाद में जाकर जो पाकिस्तानी भगोड़े थे वो भागे, पर हमारी जो भी सैनिक थे उन्होंने उनको बख्शा नहीं। कैप्टन पांडे शहीद होते हुए 24 साल 7 दिन की उम्र में वो शहीद हो गए। क्या होती है 24 साल की उम्र? कुछ भी नहीं सर। और उन्होंने अपनी जान यूं ही देश के लिए कुर्बान कर दी। कैप्टन पांडे के कारनामे ने युद्ध में भारत का पलड़ा भारी कर दिया, और आज अगर उस युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे ना होते तो ये हो सकता था कि हम कारगिल का युद्ध हार जाते। कैप्टन पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या केवल और केवल परमवीर चक्र देकर हम उनको सम्मानित कर बस इतना काफी है, ये कहकर बस यूं ही रुक सकते हैं? मेरी समझ में तो हमने परमवीर चक्र दिया, पर अगर सबसे अच्छा रिवॉर्ड, अब सबसे अच्छा अवार्ड अगर हमारे कैप्टन मनोज पांडे के लिए हो सकता है, वो है कि हमारे दिलों में उनके लिए इज्जत। केवल मनोज पांडे जी के लिए ही तो है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय सेना के और भी सैनिकों के लिए इज्जत, जो -40 डिग्री में रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, और जो हमारे बीएसएफ के थार में जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो जो 50 डिग्री टेम्परेचर में हमारी रक्षा कर रहे हैं, क्या उनके लिए हमारे अंदर इज्जत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और मनोज पांडे जी को अगर सच्ची समाज, जो उनकी सच्ची उनको सम्मान देना है, वो है कि उनकी पूरे भारतीयों को उनकी जो कहानी है वो पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें और बेल आइकन भी हिट कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।